अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यू जो बुक है फर्स्ट ईयर क्लास का पंजाब बोर्ड का, उसका न्यू टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के अंदर आपको मिलती है सारे न्यू बुक के जो भी वीडियोस हैं मैंने अपलोड कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, उसके बाद बैक्टीरिया एंड वायरस। अभी जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स। तो इसमें हम आज बात करेंगे न्यूक्लियस। इसमें लेटेस्ट चीजें मिलेंगी हमको पढ़ने के लिए। देखते हैं कि क्या है न्यूक्लियस के अंदर। देखो, न्यूक्लियस जो है आपने बचपन से पढ़ा है कि न्यूक्लियस एक सेल्स के अंदर जो है सेंट्रल जो है ऑर्गेनल्स होते हैं। दीज आर सेंट्रल ऑर्गेनल्स होते हैं और ये काम भी क्या करते हैं, सारे सेल के अंदर कंट्रोल का काम करते हैं। तो उसको हम जनरली कहते हैं कि ब्रेन ऑफ द सेल। लेकिन इसके अंदर ऐसा है क्या? ब्रेन ऑफ द सेल तो कहते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसको जो है ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है? क्योंकि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर ये सेल है। सेल के अंदर मेन में सर्कुलर या ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो उस न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसको आपने डीएनए सुना है। तो डीएनए इसके अंदर मौजूद होता है एक नेटवर्क की फॉर्म में, तो क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं उसे। अब उसके अंदर होते हैं कोड्स। डीएनए होता है जिसको कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, जनरली इसके अंदर मौजूद होता है। उस नेटवर्क के अंदर जो है कोडान्स होते हैं, छोटे छोटे कोड्स होते हैं जो किसी भी प्रोटीन्स के लिए बनाने के लिए काफी होती हैं। तो वैसी प्रोटीन बनती है। जब वैसी प्रोटीन बन जाती है तो वैसा एंजाइम बनता है। जब वैसा एंजाइम बनता है तो उसी तरह का जो है काम बनता है, काम होता है सेल के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो मतलब यह है कि सारा कंट्रोल कहां से हो रहा है? सेल के अंदर, न्यूक्लियस से। चले हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस है क्या। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द सेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। और ये हर लिविंग सेल के अंदर पाया जाएगा एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल बेटा आपने पढ़े होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, और इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ऐसे जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई भी कवरिंग मौजूद नहीं होती, ऊपर कोई भी कवरिंग मौजूद नहीं होती। तो उसको कहा जाता है जो है, ऐसे ये कवरिंग है ना, तो ये जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, तो उसके पास न्यूक्लियस है ही नहीं, नो न्यूक्लियस। तो इनको कहा जाता है प्रोकैरियोट। अगर इसके ऊपर जो है जेनेटिक मटेरियल है और ऊपर कवरिंग है तो उसको कहेंगे हम न्यूक्लियस कहेंगे। तो न्यूक्लियस सिर्फ उनके अंदर पाया जाता है जो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? न्यूक्लियस इज द जेनेटिक मटेरियल कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये न्यूक्लियस है। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, ठीक है। और ये सारे सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल करता है। अगर ये नहीं करेगा तो हम उसको सेल का जो है डीएनए या जेनेटिक मटेरियल नहीं कहेंगे। देखो, जेनेटिक मटेरियल दो और ऑर्गेनल्स हैं सेल्स के अंदर, उसके अंदर भी पाया जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन उसको हम जो न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अपना अपना काम करते हैं। लेकिन सेल के अंदर सारा काम जो संभालता है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल होता है। चलो अब जो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस की पोजीशन देखते हैं कि प्लांट सेल के अंदर कैसे होती है और एनिमल सेल के अंदर कैसे होती है। प्लांट सेल के अंदर पोजीशन और एनिमल सेल के अंदर पोजीशन। देखो, प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है साइड में होता है। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस साइड में होता है और बीच में होता है वैक्यूल, ठीक है। उनके अंदर वैक्यूल बड़ा होता है, इस वजह से न्यूक्लियस साइड में होता है। लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं, उन एनिमल सेल्स के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है बीच में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर। बाकी अब जो है प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, उनके अंदर न्यूक्लियस की कंपोजिशन सबके अंदर सेम है। वो कैसी है कि न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर है जो डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। ऊपर डबल मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है। उस डबल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, या उसको न्यूक्लियर इनवेलप भी कहा जाता है इसको। अच्छा, उस दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उन दोनों के बीच में स्पेस होता है, तो उसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये एक स्पेस है दो मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है तो इसके दो मेम्ब्रेन्स होंगी, ठीक है, ये एक और दूसरी, इनके बीच में जो स्पेस होगा तो उसको कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहेंगे बेटा? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहेंगे। और इस जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो है कुछ पोर्स होते हैं, उन पोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, और न्यूक्लियर पोर्स से मटेरियल जो है इनसाइड और आउटसाइड आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, या जो है ये पोर्स जो है कितने होते हैं? ठीक है, देखो बेटा, ये सवाल आपका दुरुस्त है। वो ये है कि इनके अंदर न्यूक्लियस किसी सेल के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, किसी के अंदर एक से ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि मसल सेल है ना, मसल सेल के अंदर एक से ज्यादा पाया जाता है तो उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहा जाता है, उनको कहा जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। और जो दूसरे सेल्स होते हैं, जैसे कि अब पोर्स की बात की जाए तो पोर्स कितने होते हैं? पोर्स डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सेल पे। जैसे कि एक सेल होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल जाना होता है, तो उसके लिए जितने ज्यादा पोर्स होंगे तो उतना अंदर जाने का चांसेस ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो होगी बाहर की कहानी। अब देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर को हम जो है दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक लिक्विड पोर्शन होता है टोटली, तो उसको कहते हैं हम भाई, एक प्रोटोप्लाज्म होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, बाहर जो होता है साइटोप्लाज्म, इनसाइड भी साइटोप्लाज्म, टोटल को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन इनसाइड वाले साइटोप्लाज्म को अलग से नाम दे दें तो क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। जो अंदर लिक्विड पोर्शन होता है तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, सही है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है एक जेल लाइक सब्सटेंस के अंदर मौजूद होता है। अब उसके अंदर नॉन लिक्विड पोर्शन जो है वो कौन सा है? नॉन लिक्विड पोर्शन जो है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क होता है जिसको कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, जो कि एक्चुअली डीएनए है जो एक्टिव होता है और वो कोड्स निकालता रहता है, वैसी प्रोटीन्स बनती रहती हैं, ठीक है। दूसरा है नॉन लिक्विड पोर्शन, दूसरा है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये दोनों में फर्क है। अगर सिंगल न्यूक्लियस है तो उसको कहेंगे न्यूक्लियस, तो ज्यादा है तो उसको कहेंगे न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का क्या बनेगा? प्लूरल न्यूक्लियाई बनेगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियोलस है तो न्यूक्लियोलस का प्लूरल बनेगा न्यूक्लियोलाई बनेगा। अब ये तो हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल हो गया, तो क्या न्यूक्लियोलस जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होगी। ये आपका पूरा न्यूक्लियस है। हमने यहाँ पे किया कि भाई ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, इसके बीच में यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है राइबोसोम्स बनाना, राइबोसोम्स बनाना। अब इसमें यहाँ पे न्यू चीज कौन सी बुक में लिखी हुई है? वो ये है कि भाई न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स मौजूद होते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो वो बनाते हैं न्यूक्लियोलस को बनाते हैं। और ये न्यूक्लियोलस है, जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन के दौरान ये जो है डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब वापस न्यू सेल्स बन जाते हैं, डॉटर सेल्स, उसके अंदर जो न्यू बन जाता है, कहां से? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर से, तो उनको NORI सेंटर कहा जाता है। ये हो गया न्यूक्लियोलस। इसका काम क्या है? राइबोसोम बनाना। तो हम कह सकते हैं कि राइबोसोम्स की फैक्ट्री कौन है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। जैसे कि राइबोसोम्स खुद क्या है? छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्रीज हो गए राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स की फैक्ट्री कौन हो गए? न्यूक्लियोलस, सही है बेटा। अच्छा, अब जो क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है? ये एक जाल बिछा हुआ है डीएनए का, जो प्रॉपर जो सिक्रेशन करता रहता है डीएनए की छोटे जितने हमारे जो डीएनए का जो बेसिक यूनिट होता है ना, देखो हमारा डीएनए का बेसिक यूनिट
ये है हमारा टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बॉडी इज कॉल्ड जीनोम। उसके अंदर होता है क्रोमेटिन नेटवर्क, हर सेल के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क। जब सेल डिवीजन करीब आती है तो क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट होता है जो क्रोमोसोम्स में। तो क्रोमोसोम्स जब क्रोमोसोम्स होते हैं तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, अब डीएनए जो है उसके अंदर स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिसको कहते हैं जीन्स। वो हर जीन प्रेजेंट करते हैं एक किसी प्रोटीन को। तो अबाउट 20 to 30,000 जीन्स होते हैं किसी भी सेल के अंदर। ठीक है, तो सेल के अंदर या डीएनए के अंदर जो है 20 to 30,000 जीन्स होते हैं। तो ये सारा सब कुछ जो है इसके अंदर होता है। तो क्रोमेटिन नेटवर्क जब सेल डिवीजन करीब आएगी तो कन्वर्ट हो जाएगा शार्टर, और शार्टर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। ये बहुत ही डिटेल्ड जो है टॉपिक है, इसको मैं शार्ट से भी शार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स के जो है स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये क्रोमोसोम है आपका, इसके 4 टाइप्स होते हैं। लेकिन अब जनरल क्रोमोसोम ये है कि बीच में होती है पॉइंट जिसको कहते हैं सेंट्रोमियर, जहां से 2 आर्म्स क्रोमोसोम्स की अटैच्ड होती हैं। क्रोमोसोम्स की 2 कॉपीज होती हैं तो उसको कहा जाता है क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये सेल डिवीजन के करीब होगा तो क्रोमोसोम्स जो है अलग होते हैं। 40 हर किसी के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जो कांस्टेंट होती है हर स्पीशीज की। जैसे ह्यूमन की है 46 है। ठीक है, तो 46 कांस्टेंट रहेगी। जब सेल डिवाइड करेगा तो 23 एक तरफ 23 एक तरफ जाएगी। ठीक है, म्यासिस के दौरान तो 23 क्रोमोसोम्स जो है इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए क्रोमोसोम में ये चीज कन्वर्ट होती है, अदरवाइज क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। अब क्रोमेटिन नेटवर्क जब सेल एक्टिव होता है, जब डिवाइड नहीं करा तो ये काम कर रहा होता है। क्रोमेटिन नेटवर्क जो है उसके अंदर 2 टाइप की क्रोमेटिन होती है, यू क्रोमेटिन और दूसरी हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, अब ये क्या है? यू क्रोमेटिन वो होती है जो लेस कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ द क्रोमेटिन नेटवर्क, जो कि एक्टिव होता है, लेस कंडेंस्ड है, इतना घुचा हुआ नहीं है, बिल्कुल इसका कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो एक्टिव होता है उसके मैसेज जो जा रहे होते हैं डीएनए से तो प्रोटीन बनती जा रही है। और हेट्रोक्रोमेटिन होती है जो इसका उलट करो, ये डार्कर रीजन होता है और डेंसर पोर्शन होता है, इससे जो है कोई भी डीएनए से मैसेज नहीं जाता और प्रोटीन नहीं बनती। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा जो है मेन कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द सेल है। वो कैसे? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, डीएनए, और डीएनए के अंदर कोड्स है कि भाई किस तरह के जो है हमें बनाने हैं, जो है जो प्रोटीन्स बनाने हैं। और प्रोटीन्स हमारी आई के लिए कलर के अलग से प्रोटीन होता है, जो है नोज की डिजाइन के लिए अलग से प्रोटीन बनेगा, जो वैसा एंजाइम बनाएगा वैसा जो है नोज की जो डिजाइन। इस तरह से सेलिवा के अंदर जो एंजाइम से हर चीज के लिए। एक और चीज़ जो इस बुक के अंदर अपडेटेड है वो आपको बतानी है, वो ये है कि भाई न्यूक्लियर पोर जो होते हैं ना, न्यूक्लियर पोर वो बने होते हैं मेड अप ऑफ सब यूनिट, छोटे सब यूनिट से बने होते हैं। तो उनका टोटल जो है कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है 4 हिस्से होते हैं सब यूनिट्स के। एक एन्युलर सब यूनिट, दूसरा है कॉलम सब यूनिट, तीसरा जो है रिंग सब यूनिट, चौथा जो है ल्यूमिनल सब यूनिट। अब एन्युलर सब यूनिट क्या होता है? जो ये इनसाइड ऑफ पोर होता है। ठीक है, अंदर वाली साइड एक लेयर बनाता है। ठीक है, और कॉलमनर सब यूनिट क्या है? ये जो है उसकी जो है न्यूक्लियर पोर की दीवारें बनाता है। ठीक है, अच्छा, रिंग सब यूनिट क्या होता है? अटैच टू आउटर साइड ऑफ द कॉलम, ये आउटर साइड ऑफ द कॉलम होता है। ठीक है, ये अंदर वाली साइड पे, ये बाहर वाली साइड पे। ठीक है, और ल्यूमिनल जो है सब यूनिट ये एनकरेज टू एनवेलप जो है उसके साथ अटैचमेंट करवाने के लिए हेल्प करता है। ये भी एक एडिशनल चीज़ है जो आपको ज़रूरी याद करनी है फर्स्ट ईयर की जो है न्यू बायोलॉजी में, ये एडिशन चीज़ है। आई होप कि समझ में आ गया होगा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पिछली वीडियोज़ आप ज़रूर देखें, इसमें आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया।